Hello everyone, welcome to Grow and Shine. Today we are going to solve the comprehensions of the chapter The Night the Roof Blew Off. Exercise A. Type true or false. There are 5 sentences which you have to say whether it is true or false. First one is The author lived in a 3-story building. Author 3-story 3 माले की बिल्डिंग में रहता था. क्या ये बात सही है? Yes, that's true. Next one is Dolly was scared of the field rat. Dolly field rat से बहुत ज़्यादा डर गई थी. Field rat मतलब होता है खेत वाले जो चूहे. So yes, that this line is also true. Next one is the children's mother was at her best in an emergency. Children's की जो मदर थी वो emergency में अपना बेस्ट दे रही थी. No, that's not true. हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन की मदर थी उनका कोई खास रोल नहीं था. द फोर्थ सेंटेंस इज द स्नो रिमाइंडेड द ऑथर ऑफ अ पेंटिंग बाय पिकासो. नो, दैट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स. फिफ्थ वन इज प्रेम वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन स्मिथ. यस, दैट्स ट्रू. नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज Which lines in the story suggest that the building in which the author lived was strong? कौन सी लाइन थी जिनसे हमें इस स्टोरी में पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में ऑथर रहते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? So answer is the lines that suggest the building in which the author lived was strong are the follows. वह पंक्तियाँ जो बताती हैं कि इस इमारत में रहने वाला लेखक जिस इमारत में लेखक रहता था वो मजबूत थी, वो है The old building in which I live has for over 100 years received the brunt of the wind and the rain as they sweep across the hills from the east. We had lived in the building for over 10 years without any untoward happening. It is even taken the shock of an earthquake without sustaining any major damage. मीन्स वह पुरानी इमारत जिसमें मैं रहता हूँ 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से पहाड़ियों के पार हवा और बारिश के प्रकोप को सहती रही हैं. पूर्व से यानी ईस्ट से हम बिना किसी अप्रिय घटना या मिस हैपनिंग जिससे बोलते हैं कि 10 साल से अधिक समय तक इमारत में रहे थे. यहाँ तक कि इसने बिना किसी बड़े नुकसान के भूकंप का झटका भी सह लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did the author live with? ऑथर किसके साथ रहते थे? आंसर The author lived with his adopted family of 3 children and their parents. जो ऑथर हैं हमारे लेखक वो एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते थे जिनमें 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ऑथर कीप हिज बुक्स? ऑथर ने अपने बुक्स किस तरह रखे थे? The author kept his books in open shelves, hence they were exposed to people who borrowed them easily. They were also exposed to the rain and sleet. लेखक ने या ऑथर ने अपनी किताबें खुली अलमारियों में रखा था, इसलिए वे उन लोगों के संपर्क में आ गए जो आसानी से उनसे उधार लिया करते थे. उन्हें बारिश और ओलों का भी सामना करना पड़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द चिल्ड्रन हेल्प द ऑथर? बच्चों ने ऑथर की मदद कैसे किया? आंसर द चिल्ड्रन हेल्प्ड द ऑथर बाय सेविंग हिज बुक्स दैट वर केप्ट इन द ओपन शेल्फ्स. बच्चों ने लेखक की मदद उनकी बुक को शेल्फ्स में से बचाने में किया, जो शेल्फ्स में रखी थी उन बुक्स को बचाने में किया. बच्चों ने खुली अलमारियों में रखी किताबों बुक्स को सेव करके बचा कर लेखक की मदद की. They picked up armfuls of books and carried them to their room and piled them on the beds. उन्होंने हाथ भर कर किताबें उठाई और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बिस्तरों पर ढेर लगा दिया या उनको पाइल अप कर दिया, इकट्ठा कर लिया. Why did the house become a safer place after the lights went out? जब बिजली नहीं रही तो घर ही जो था वो सबसे ज्यादा सेफर प्लेस था. ऐसा क्यों? Answer is
Water splashed along a damaged electric wire and caused sparks. This was a dangerous situation since the floors of the house were wet. It could have caused electrocution, hence the author says that the house was a safer place with no electricity. डैमेज इलेक्ट्रिक वायर पर जब पानी के छींटे पड़े तो उसमें से स्पार्क होने लगा, चिंगारी निकलने लगी, और ये एक तरीके से ख़तरनाक स्थिति थी क्योंकि घर पर जो फर्श था वो पूरा गीला गीला था, पानी था और इससे करंट लग सकता था। इसलिए ऑथर ने कहा कि जो घर था वो बिजली के जाने से एक सुरक्षित स्थान बन गया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी हियर। The phrase snow crystals glinted like diamonds is a simile. यहाँ जो फ्रेज लिखा है snow crystals glinted like diamond, ये एक सिमिली का जो है एग्जाम्पल है या एक सिमिली कह सकते हैं हम इसे। इसका मतलब हुआ कि जो स्नो क्रिस्टल हैं वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि एक डायमंड, जैसे डायमंड चमकता है वैसे ही स्नो क्रिस्टल्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं या ग्लिंटेड हो रहे हैं। ठीक है। A simile makes a comparison between two unrelated things that have a common feature by using the words like or as. कहने का मतलब है कि सिमिली जो है बेसिकली कंपैरिजन करता है किसी दो चीज़ों में, और वो दोनों चीज़ें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल अनरिलेटेड। वो इनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड है, और बस उन दोनों का कंपैरिजन किस बिहाफ पे होता है कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन फीचर होता है। ठीक है। और इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक और एज। एग्जाम्पल आर हियर, द क्लाउड्स वर लाइक कॉटन वूल। जो बादल हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक कॉटन वूल। तो क्लाउड को यहाँ पर कॉटन वूल से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि क्लाउड और कॉटन वूल का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल ही ये दोनों चीज़ें क्या है, अनरिलेटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल इज मेजर अनुज सूद वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। मेजर अनुज सूद जो हैं वो बिल्कुल एक लायन जैसे ब्रेव हैं। यहाँ पर जो अनुज सूद हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है, जबकि लायन जो है वो एक एनिमल है। सो ह्यूमन बीइंग का एनिमल से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब रिलेटेड नहीं है ये। बट यहाँ पर अनुज सूद जी को लायन से जो है जो कंपैरिजन हो रहा है वो उनकी क्वालिटी के बिहाफ पर हो रहा है कि ये दोनों ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। तो यहाँ पर इनकी बहादुरी को लेकर के क्या है, कंपैरिजन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल। जो रात थी वो बिल्कुल ऐसे डार्क थी, ऐसा काली रात थी जैसे कि एक कोल, जैसे कोयला। कोयला बिल्कुल ब्लैक होता है और नाइट को भी बोला जा रहा है कि वो कोयले की तरह बिल्कुल कोयले की समान ब्लैक है, डार्क है। सो यहाँ पर रात का कोयले से कंपैरिजन किया जा रहा है। सो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनकी क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन है बेसिकली। सो दिस टाइप ऑफ phrases we can say the simile, the example of simile. So let's fill the exercise D with the given words. The river was as clear as dash. So answer is glass. जो नदी है वो बिल्कुल ऐसे क्लियर है जैसे कि एक ग्लास। जो ग्लास होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, वैसे ही नदी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है जिसमें हम आर पार देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज सबा फ्रोज लाइक अ डैश एट द साइट ऑफ द स्पाइडर। सो आंसर इज स्टैचू। सबा जो है फ्रोज हो गई, फ्रीज का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, फ्रोज। सबा जो है वो बिल्कुल जम गई जैसे कि स्टैचू। स्टैचू आपको पता है कि स्टैचू हमेशा एक ही स्टेट में रहता है, वो बिल्कुल स्टिल रहता है। तो सबा जो है फ्रोज होके एकदम स्टैचू जैसी हो गई। कब? जब उसने स्पाइडर को देखा। स्पाइडर को देखने के बाद वो बिल्कुल जम सी गई। माई ग्रैंड मदर्स हेयर इज एज वाइट एज डैश। मेरी दादी माँ के जो बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद हैं जैसे स्नो। यहाँ पर उनके बालों का जो कलर है वो वाइट बता रहे हैं, तो उसको हम स्नो से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि स्नो भी बिल्कुल क्या होता है, वाइट। नेक्स्ट इज द मार्केट वॉज बजिंग लाइक अ डैश। मार्केट जो है बिल्कुल ऐसे बजिंग है जैसे कि डैश। आंसर इज बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा बिल्कुल भी छत्ता नज़र नहीं आता है, सिर्फ मधुमक्खियाँ चिपकी रहती हैं पूरे में। यानी कि मार्केट में भी क्या है, लोग बिल्कुल बिज हो रखे हैं और बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, रश है। सो द कंपेरिजन बिटवीन मार्केट एंड बी हाइव इज buzzing. Last one is
पेरेंट्स लव फॉर देयर चिल्ड्रन इज एज डीप एज द डैश। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका जो लव होता है, उनका जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो बिल्कुल ऐसे गहरा होता है जैसे कि ओशन की गहराई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वो भी समुद्र की तरह बहुत ही गहरा होता है। सो हमने देखा कि यहाँ पर ओशन की डेप्थ को लव की डेप्थ से कंपैरिजन किया गया है, और जबकि आपस में देखा जाए तो डायरेक्ट कोई इनका रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर कंपैरिजन है। और हमने इन सारे कंपैरिजन में देखा कि कहीं पर लाइक यूज़ हो रहा है, कहीं पर एज। सो सिमिली की यही पहचान होती है कि सिमिली वाले फ्रेजेस में आपको लाइक और एज दिखेगा। इन वर्ड्स के साथ हम कंपैरिजन देखते हैं किसी दो अनरिलेटेड चीज़ों का उनकी किसी क्वालिटी के साथ। So I hope कि सिमिली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। So I am ending this video here. I hope you liked this video. If you liked it, please share it and subscribe it, and thanks for watching.